तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग सेमीकंडक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके थे, राइट। सेमीकंडक्टर व्हाई वी आर सेलेक्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। करंट का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, राइट। जिसके कारण कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो होते हैं, मेटल्स में बाई डायरेक्शनल फ्लो होते हैं, राइट। जबकि आपका सेमीकंडक्टर में यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में ही सिर्फ करंट का फ्लो होता है। फिर और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखे थे, साइज बहुत कम्पैक्ट छोटा होता है, ठीक। उसके बाद और क्या क्या था बेटे, और नहीं 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 नहीं, और क्या क्या एडवांटेज ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, लो पावर कंजम्पशन, राइट। और हाँ ठीक है, और हाँ लो हीटिंग इफेक्ट, ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। एडवांटेज ऑफ दी, चाहे वाई दी सेमीकंडक्टर इज सेलेक्टिंग, चाहे एडवांटेज ऑफ दी सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो वो सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। फिर सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर में हम लोग डिफरेंस देखे थे रेजिस्टिविटी के टर्म में, राइट। तो सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, क्या हो गया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े हैं। तो रेजिस्टिविटी हाई मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसमें करंट का फ्लो कम से कम होगा, ओके। हम लोग जाते हैं कि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट्स आसानी से फ्लो कर सकता है, इट मीन्स रजिस्टिविटी उसका सबसे कम होगा। बीच में सेमीकंडक्टर है और सबसे आपका ज्यादा रजिस्टिविटी इंसुलेटर का होगा। आज हम लोग देखेंगे कि एनर्जी बैंड क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चे सिंपली क्या करते हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं जो रट लेते हैं, नहीं समझते नहीं है। एनर्जी गैप इसमें जो कॉन्सेप्ट है, मेटल्स के लिए एनर्जी गैप हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं। फिर आपका सेमीकंडक्टर्स है, उसके लिए आपका एनर्जी डायग्राम, एनर्जी बैंड जो है ईजी बैंड एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसिडर करते हैं। फॉर इंसुलेटर आपका एनर्जी गैप जो होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना से भी काम चल जाएगा, लेकिन कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनर्जी बैंड डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है। बच्चे इस सारे को इग्नोर कर देते हैं, सिंपली देखते हैं ये 3 से मेरा काम हो गया, दैट्स ओके। लेकिन कंपटीशन के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज अपना स्टार्ट करते हैं एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, एक मिनट डस्टर लगते हैं। डस्टर होगा, ठीक है, आगे बढ़े आप हम लोग। तो इसको समझने के लिए पहले तो कॉन्सेप्ट जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एटम के बारे में। एटम का जो हम लोग एनर्जी डिफाइन करते थे, राइट, बोर्स मॉडल ने आइसोलेटेड एटम के बारे में, आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा उन्होंने डिफाइन किया। तो पहले हम लोग एटम को अंडरस्टैंड करते हैं। आइसोलेटेड एटम मीन्स क्या होगा, कोई इसको बाहर से दूसरे एटम कोई अफेक्ट नहीं करेगा, सिंगल एटम है, जैसे सिलिकॉन हो, सोडियम हो, एक ही एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यानी जो प्योर सिलिकॉन का है, प्योर सोडियम हो, जो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम, जो कि बोस साहब ने डिफाइन किया था कि हाइड्रोजन लाइक एटम यानी जिसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर जो एनर्जी उन्होंने डिफाइन क्या किया था, कोई भी आइसोलेटेड एटम कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट, एवरी ऑर्बिट का क्या है आपका एनर्जी फिक्स है, एवरी ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स वैल्यू है, राइट। जैसे n इक्वल टू ये 1 हो गया। जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम हम लोग देखे थे, n इक्वल टू 1 रहने पर एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 रहने पर
फिर यानी सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइक दैट। तो आइसोलेटेड जो एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन का यदि एनर्जी आपको बताना रहता है तो आप देखते हो किस सेल में है, जैसे इसको के सेल, एल सेल, वो सारे केमिस्ट्री में हम लोग बोल। तो ये एनर्जी कौन दिया है, ये डिफाइन कौन किया, हाइड्रोजन लाइक एटम, राइट। हाइड्रोजन लाइक एटम जो रहेंगे उनके हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी फिक्स है, उनका एनर्जी फिक्स है, एनर्जी जो है फिक्स है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ना क्या है, क्रिस्टल के बारे में। यहां पर क्या पढ़ना है, क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल के बारे में हम लोग पढ़ा। क्रिस्टल का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, जैसे होता है ना मिश्री, जो यानी कोई भी चीनी का जो छोटे छोटे सब दाने इकट्ठे हो गए, ज्वाइंट हो गए, एक यानी चीनी का छोटा दाना क्या हो गया, आइसोलेटेड एटम। और बहुत सारे जो चीनी को एक साथ जुड़ गए वो क्या हो गया, क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल में देयर आर लॉट्स ऑफ एटम्स, सेमी, जैसे जो भी रहेगा, सिलिकॉन का हो, जर्मेनियम का हो, सोडियम का हो। क्रिस्टल कहने का मतलब कि बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे एटम्स हो गए। और आइसोलेटेड कहने का मतलब सिंगल एटम, दैट इज डिफरेंस, ये समझना जरूरी है। आइसोलेटेड का मतलब एक एटम, और क्रिस्टल मीन्स जब बहुत सारे यानी सेम ही एलिमेंट्स के बहुत सारे एटम्स जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टल। सेम ही एटम के, दूसरे एटम की बात नहीं करें, सेम ही एटम के बहुत सारे एटम जो आएंगे, एक मिनट, तो क्रिस्टल में क्या हो गए, बहुत सारे, जब एक ही एटम, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे, जब एक साथ एटम्स के बहुत सारे एटम्स आ गए, उसको हम लोग क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। तो एनर्जी डायग्राम जो हम बात कर रहे हैं, जब इस इलेक्ट्रॉन जो सिंगल एटम का है, इसका यदि हम एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये जैसे मान लो ये एनर्जी हो गया, और ये डिस्टेंस 1/r जो हम लोग पोस्ट मॉडर्न में किए हुए हैं। क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 13.6 है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि फिक्स वैल्यू है, इतना इलेक्ट्रॉन्स, इतना एनर्जी होगा, इट मींस वी अंडरस्टैंड कि वो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बता रहा है उसको। उसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये या 3.2 जो भी हुआ डाटा, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि एवरी ऑर्बिट का एनर्जी यहां फिक्स है। डायग्राम में हम क्या देखते हैं, सारे क्या है, स्ट्रेट लाइन, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन। यहां पे क्या हो रहा है, ये एनर्जी किसके कारण हो रहा है, इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का तो कोई रोल ही नहीं, प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एनर्जी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यदि हम क्रिस्टल की जब बात कर रहे हैं, जैसे मान लो क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का जब हम देखें किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, ये मान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक और एटम है, इसके बाजू में भी दूसरा एटम है। क्रिस्टल का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे एटम्स हो गए, यहां भी एटम प्रेजेंट है, यहां भी एटम प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं पहले क्या था, सिर्फ एटम का ही जो न्यूक्लियस से फोर्स इस पर लग रहा था, आजू बाजू कोई एटम नहीं थे इसके आइसोलेटेड में। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन पे, ये तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन, उसके कारण तो फोर्स लगेगा ही, दूसरा ये भी न्यूक्लियस, ये भी, इसके बीच में भी फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी नाइबर वाले भी एटम के कारण उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके कारण भी फोर्स, इसके न्यूक्लियस के कारण भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके कारण भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम किसी भी एटम का, किसी भी क्रिस्टल में जो एटम का है एनर्जी यदि हमको बताना होगा तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना होगा, उसका पोजीशन क्या है। अब यहीं पर जो किनारे एटम होगा उस, और इसके बाजू में कोई नहीं है, इसका फोर्स अलग रहेगा, इस साइड कोई एटम्स नहीं है,
इट मीन्स क्रिस्टल में जितने भी एटम्स हैं सारे का क्या होगा, एटम्स के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग होगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है उसके आजू बाजू में कितने एटम्स हैं, उसके आजू बाजू में कितने, अंदर का जो एटम्स होगा उस पर ज्यादा फोर्सेस लगेंगे किनारे वाले की रेस्पेक्ट में। ये जैसे यहां पर जो एटम होगा तो इस पर ये आजू बाजू लगे, इधर तो कोई एटम नहीं है, इस पर फोर्स कम, इसका क्या होगा एनर्जी, इसके एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग, यहां पर अलग। यानी एवरी क्रिस्टल में हम क्या देख रहे हैं कि एवरी एटम्स का जो एनर्जी जो होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी की बात कर रहे हैं जो ऑर्बिट में प्रेजेंट है, वो डिफरेंट होगा। वो डिपेंड क्या करेगा कि उसका पोजीशन क्या है, उसी को वर्ड यूज करता है यूनिक पोजीशन। यूनिक पोजीशन मींस एवरी एटम का कहता है कि यूनिक पोजीशन है, यानी हर एटम का पोजीशन अलग अलग है। यूनिक एनर्जी की बात करता है, यानी हर एटम का एनर्जी अलग अलग होगा, एटम के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग होगा। फिर तीसरा वर्ड यूज करता है यूनिक इंटरेक्शन, यानी सबका इंटरेक्शन भी अलग अलग होगा। यानी 3 वर्ड्स क्रिस्टल में हम लोग यूज करते हैं। पहला क्या बोलते हैं, यूनिक पोजीशन। यूनिक पोजीशन, यूनिक पोजीशन मींस क्रिस्टल में सारे एटम का अपना अपना अलग अलग पोजीशन है, सेम है ही नहीं। अब इस केस में जैसे यहां n=1 में या n=2 में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका तो एनर्जी 1 रहे, 2 रहे या 3 रहे, सारे का सेम रहेगा H लाइक एटम में। लेकिन यहां पर नहीं, पोजीशन के कारण सबका अलग अलग पोजीशन है। दूसरा चीज, इस पोजीशन अलग अलग होने के कारण क्या है, सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्रिस्टल में डिफरेंट डिफरेंट होगा। वो डिपेंड करेगा उसका पोजीशन कहां पर है। तो इसी वर्ड फिर यूज करता है यूनिक एनर्जी। यूनिक एनर्जी है सारे एटम्स का, अलग अलग एनर्जी है। यूनिक का मतलब यहां सेम नहीं, यूनिक मींस सारे का अलग अलग है। फिर थर्ड टर्म यूज करता है यूनिक इंटरेक्शन। यूनिक इंटरेक्शन, यूनिक इंटरेक्शन करने का मतलब हर, अब जो किनारे पे एटम होगा उस पर फोर्स कम लगेगा, इंटरेक्शन कम रहेगा क्योंकि उसके साइड में कोई एटम नहीं है। अंदर वाले जो एटम होंगे उस पर ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा। राइट बेटे, क्लियर समझ में आ रहा है क्रिस्टल और इसमें डिफरेंस क्या है। इसको मिटा लो तब मैं लिखवा भी देता हूं। First write down isolated atom. Isolated atom. In an isolated atom, in an isolated atom, in an isolated atom, the energy of electron, the energy of electron, energy of electron depends upon, depends upon, depends upon the orbit, depends upon the orbit, depends upon the orbit, it revolving, it revolving, किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट, इट इज रिवॉल्विंग, किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, इट इज रिवॉल्विंग, किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा।
ठीक है। अब इसके कारण क्या हो गया कि यानी एवरी एटम, यदि हम एनर्जी और एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी ऑर्बिट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, हमने क्या देखा कि एवरी किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम का हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो होगा एनर्जी फिक्स होगा, जिसको कि फाइनाइट बोलते हैं। और डायग्राम में हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन है, कर्व। कर्व क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन लाइक 36 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी यहां पर फिक्स है। एवरी ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स है आइसोलेटेड एटम का, राइट बेटे, ठीक है। इसी को कभी कभी स्ट्रेट लाइन बोलता है। एनर्जी क्या है, स्ट्रेट लाइन डायग्राम है, स्ट्रेट लाइन डायग्राम भी बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन है एनर्जी। स्ट्रेट लाइन का मतलब भी होता है कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कांस्टेंट रहेगा। वाई एक्स पे जो हम डिनोट कर रहे हैं एनर्जी, यहां डिनोट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मींस कांस्टेंट एनर्जी रहेगा एवरी ऑर्बिट का। जैसे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, एवरी ऑर्बिट का आइसोलेटेड एटम में एनर्जी फिक्स है, और वी कैन से स्ट्रेट लाइन रहेगा, और वी कैन से स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है बेटे, इसको मिटाऊं मैं। अब क्रिस्टल के बारे में देखें, क्योंकि हम लोग को क्रिस्टल के बारे में ही अंडरस्टैंडिंग करना है। In an crystal atom, ये थ्योरी टाइप से भी है थोड़ा कॉन्सेप्ट। इन ए क्रिस्टल एटम, इन ए क्रिस्टल एटम्स, इन ए क्रिस्टल एटम्स close in a crystal atoms close नियरली, कितने क्लोज करने का मतलब 2 to 3 डिग्री एंगस्ट्रॉम। क्रिस्टल एटम में क्या हो रहा है कि एटम्स जो हैं वो सारे एक दूसरे के वेरी क्लोज आ जा रहे हैं। इन ए क्रिस्टल एटम क्लोज नियरली 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, यानी जो ये क्रिस्टल जो है, ये एटम और इस एटम का जो न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस इस रेंज में रहना चाहिए। यानी एक एटम, क्रिस्टल में एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में, वो अप्रोक्सीमेटली कितना है 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, राइट, अप्रोक्सीमेटली ये रेंज है। ठीक है, जिसमें अब इसमें क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं क्रिस्टल में, जो किसी भी एटम की बात करें, किसी भी एटम की हम बात करते हैं, तो यहां पर हम टर्म क्या डिफाइन कर रहे हैं, यूनिक पोजीशन। यूनिक पोजीशन कहने का मतलब हर एटम का पोजीशन अलग अलग है, हर एटम का पोजीशन अलग अलग है। यूनिक पोजीशन वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, यूनिक पोजीशन मींस एवरी एटम हैज डिफरेंट पोजीशन, or we can say location. We can say location. Second point, unique energy. Unique energy means every atom के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग होगा। Energy of the electron of every atom, energy of electron of atom, energy of electron of atom has different energy, हर एटम का एनर्जी अलग अलग होगा। एवरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी एटम हैज डिफरेंट एनर्जी, हर एटम का अपना अपना एनर्जी होगा, हर एटम का अपना अपना एनर्जी होगा। क्यों, अब जो किनारे पर है एटम, ये किसी इसके नेबर में नहीं है, तो डेफिनेटली एनर्जी क्या होगा, उसका कम होगा।
अंदर में जो एटम है उसके अबाउट 10 चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो उसका एनर्जी अलग होगा। किसी के आसपास में जैसे भीड़ होता है, आदमी लोग का जैसे होता है कि भीड़ है शादी ब्याह में, तो किसी पोजीशन पे मेरे आसपास 10 आदमी है, अमन के आसपास हो सकता है 5 आदमी हो, जो एकदम किनारे पे हो 3 पर्सन उसके आजू बाजू में हो, तो वो पर्सन क्या है, एटम कंसीडर कीजिए। वो भीड़ क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। भीड़ क्या हो गया, क्रिस्टल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और हर आदमी का देखिए तो हर आदमी को मैंने कंसीडर किया एज ए एटम, और हर आदमी का पोजीशन क्या होगा, अलग अलग होगा। उसके नाइबर में नंबर ऑफ पर्संस डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जब नंबर ऑफ पर्सन डिफरेंट होंगे तो जितना ही ज्यादा मेरे आसपास में रहेगा, इंटरेक्शन मेरा ज्यादा लोगों से होगा। यदि मैं किनारे होकर कुछ बोलता हूं तो मेरे कम लोगों से इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब यही है। तो इंटरेक्शन ज्यादा कम होने का मतलब उसके नाइबर में कितने लोग हैं। जितना ही ज्यादा लोग होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेंगे। तो इसीलिए वर्ड यूज किया गया यूनिक एनर्जी मींस एवरी एटम्स का, एवरी ह्यूमन बीइंग का जैसे एनर्जी अलग अलग होगा, क्योंकि हर के पास नंबर, उसके नाइबर में नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग अलग अलग है। किसी में 10 है, किसी में 20 है, 20, 30, 40। तो इसीलिए एनर्जी भी क्या होगा, एवरी एटम का क्रिस्टल में अलग अलग होगा। किसके कारण हो रहा है ये एनर्जी डिफरेंट, बिकॉज ऑफ यूनिक इंटरेक्शन। बिकॉज ऑफ यूनिक इंटरेक्शन। यूनिक इंटरेक्शन मींस मैं कितने लोगों से आसपास में कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो सब हर आदमी अपने कोई आदमी 5 आदमी से गप कर रहा है, कोई हो सकता है 10 आदमी से गप कर रहा है, कोई हो सकता है 2 आदमी से गप कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कोई किसी से भी बात नहीं कर रहा हो, किनारे वाला। तो ये एनर्जी डिपेंड करेगा यूनिक इंटरेक्शन पर। यूनिक इंटरेक्शन, यूनिक इंटरेक्शन नंबर ऑफ नाइबर्स एटम्स सारे में, चाहे एवरी एटम के अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ नाइबर्स एटम्स एवरी एटम के अलग अलग होंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्रिस्टल में। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्रिस्टल में। अब ध्यान से समझिए, इसी चीज को हम एक एग्जांपल लेकर इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड है क्या। बैंड का मतलब सम बैंडविड्थ। बैंड का मतलब सम बैंडविड्थ। लाइक अब जैसे एचसी वर्मा में भी दिया हुआ, जैसे सोडियम का दिया हुआ, किसी भी एटम, किसी भी आप मेटल का लीजिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, बैंड गैप आया कैसे, बैंड गैप आया कैसे हुए। ठीक है, क्योंकि सिंगल एटम है तो उसका तो फाइनाइट एनर्जी है। जब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तब एनर्जी डायग्राम कैसा होगा। फाइनली मकसद क्या है, जब सारे एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, क्लोज आ गए, क्रिस्टल बन गए, तब व्हाट इज द एनर्जी डायग्राम, वहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं कि सोडियम मेटल जो है उसका मैं क्रिस्टल कंसीडर कर रहा हूं, जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 मोल। जिसमें नंबर ऑफ कितने हैं एटम्स, 1 मोल। कहने का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, उसको इस एग्जांपल को कंसीडर करते हुए तब सिलिकॉन का भी देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एनर्जी डायग्राम। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड एनर्जी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं सोडियम मेटल का, सोडियम क्रिस्टल का। एनर्जी डायग्राम सोडियम क्रिस्टल, सोडियम क्रिस्टल, सोडियम क्रिस्टल। यहां पर हम लोग के नंबर ऑफ एटम्स कितने कंसीडर कर लिए, 1 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम का 1 मोल मैंने कंसीडर किया, राइट। इट मींस व्हाट अंडरस्टैंड, कितने एटम्स हो गए, 6.023 इंटू 10⁻23
एटम्स, यानी सोडियम के क्रिस्टल में इतने एटम्स हैं, राइट बेटे। अच्छा, अब हमें तो भाई एनर्जी देखना है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सोडियम का कितना हो गया है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2, 2s2, 3s2, कितना हो गया 3p6, ए ज्यादा हो गया, एक मिनट, 2p सब छूट गया ना बीच में, 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 8 10, 3s1, 3s1, ठीक, राइट। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 कंप्लीट है, ठीक है, 2p में p ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। दिस इज योर लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट। तो हम लोग जनरली जो है क्रिस्टल में भी किसका कंसीडर करेंगे, लास्ट ऑर्बिट का। रीजन बिहाइंड कि ये अंदर वाला पे, जैसे ये मान लो 1s2 s ऑर्बिटल है, तो इनसाइड में होने के कारण, जैसे ये इसी तरह से डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा ना, ये 1s1 वाला हो गया, ये 2 वाला हो गया, ये 3 वाला, लाइक दैट। तो इसके आसपास जो एटम्स हैं, इसके आसपास एटम्स हैं, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उससे करेगा, उससे कम भी उसके अंदर वाला ऑर्बिट से करेगा इंटरेक्शन, सबसे कम फर्स्ट ऑर्बिट से करेगा इंटरेक्शन। ये आसपास के जितने भी एटम्स हैं, इंटरेक्शन मींस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का इफेक्ट, सबसे तो बाहर वाला में बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ये आसपास वाले के एटम के न्यूक्लियस से, यानी सबसे कम इंटरेक्शन जो हम कहें सब किसका रहेगा, 1s का। तो क्रिस्टल का भी फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन इनर कोर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी ऑलमोस्ट फाइनाइट रहता है, बिकॉज ऑफ किसी से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है। एनर्जी कब वैरी करेगा, जब इंटरेक्शन लोगों से होगा। जब मेरा इंटरेक्शन ही नहीं हो पाया तो जो एनर्जी मेरा था वो एनर्जी एज इट इज क्रिस्टल में भी रह जाएगा, राइट बेटे। अच्छा, तो हम लोग यही एनर्जी डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहां पर पहले क्या कंसीडर करते हैं, यदि सोडियम एटम आइसोलेटेड हो तो डायग्राम का, दोनों डायग्राम आसपास में बनाएंगे कि कंपेयर हो सके। यदि सोडियम एटम पहले आइसोलेटेड होगा, यानी एक ही एटम है, तो जब इसका एनर्जी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखो, ये 1/r, दिस इज योर एनर्जी, पहला आइसोलेटेड एटम। जब होगा तब कैसे ड्रॉ करेंगे, आइसोलेटेड के लिए हम लोग जानते हैं भाई स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब जैसे 1s ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में का जो एनर्जी होगा 1 फाइनाइट होगा। सेकेंड ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो वो भी कंप्लीट है, इसका भी फाइनाइट होगा, सेकेंड ऑर्बिट वाले का भी आइसोलेटेड के लिए। थर्ड ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी आपका बढ़ते जा रहा है, ये 1/r है, उल्टा ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे जाते हैं एनर्जी घटता है, लेकिन यहां 1/r किया है, 1 मीन्स रिसिप्रोकल, यानी बढ़ेगा एनर्जी, इसीलिए 1/r लिखा हुआ है। r नॉर्मल क्या किसी भी एटम का है, सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा। डायग्राम में हम क्या करते हैं, 1/r लिखते हैं, यानी रिसिप्रोकल, यानी दूर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है। तो ये तो डायग्राम हो गया एनर्जी, इसीलिए ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं एनर्जी बढ़ते जा रहा है। ये कब, ये स्ट्रेट लाइन है जब आइसोलेटेड सोडियम एटम है तब। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये एटम्स जो हैं इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट किया, इस पॉइंट पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब यहां पर बहुत सारे एटम्स, कितने एटम्स आ रहे हैं, 1 मोल,
तो 1s में वन फर्स्ट ऑर्बिट में जो होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एटम्स रहेंगे? 1 मोल एटम के बराबर। सेकेंड ऑर्बिट कितने के एटम का हुआ, यानी इतने एटम्स। थर्ड ऑर्बिट में भी इतने एटम्स। यहां अच्छा, अब दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, जैसे यहां तक तो ये गया स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, यहां से क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया। मान लेते फॉर एग्जांपल R0 मैंने दे दिया इस पॉइंट को, जहां से क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे क्रिस्टलाइजेशन का मतलब एटम के आसपास बहुत सारे एटम्स आ गए। अब यहां पर हर एटम का एनर्जी, जैसे ये मान पहला जो है एटम, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी, फिर दूसरा एटम फर्स्ट ऑर्बिट में जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग, ये एटम फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी अलग, राइट। लेकिन हो क्या रहा है, नीचे वाला को मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट से इंटरेक्शन कम चांसेस है, फर्स्ट ऑर्बिट से इंटरेक्शन कम चांसेस है। पहले किससे करेगा, इससे इंटरेक्शन करेगा, बाहर वाले से। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि बाहर से जैसे है पहला इलेक्ट्रॉन एटम एनर्जी, अब ये जो बना यहां पर क्या है, इसके बीच में कितने एटम्स हैं, 1 मोल एटम्स। यानी थर्ड ऑर्बिट में पहला एटम का ये एनर्जी, क्योंकि सबका तो अलग अलग है। अब ये फिर थर्ड ऑर्बिट का सेकेंड वाला एटम का ये एनर्जी, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से कितने टोटल है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इतने एटम्स हैं, डेफिनेटली क्या हुआ, सारे वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहां पे क्या देख रहे हैं, एक बैंड बन जा रहा है। क्या हो रहा है, बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस बैंड में कितने एटम्स हैं, 1 मोल एटम के बराबर सोडियम के हैं। और हर थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ये पहला थर्ड ऑर्बिट का, इसका सारे का अलग अलग एनर्जी होंगे और वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड, यहां पर आपका बैंड बन गया। और इस बैंड का गैप कितना, एनर्जी कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के बीच में सारे आ जा रहे हैं, सारे एटम्स थर्ड ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एवरी एटम का हमने। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले था स्ट्रेट लाइन बिफोर क्रिस्टलाइजेशन। क्यों स्ट्रेट लाइन था, कि थर्ड ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले तो आइसोलेटेड है, एक ही एटम है, तो उसका एनर्जी सेम रहेगा। अब जैसे ये 2s ऑर्बिट में देखिए कितने हैं, ये 2 में एस और पी का भी ऑलमोस्ट सेम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें जितने 6 2 8 आठों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, सेम। इसीलिए स्ट्रेट लाइन से यहां शो किए हैं। यहां भी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है 1 में, उसका भी एनर्जी सेम है, क्योंकि एक ही एटम है, एक ही एटम है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम रहेगा। इसीलिए स्ट्रेट लाइन हुआ, क्योंकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन का क्या है, एनर्जी सेम है, बिकॉज आइसोलेटेड एटम, एक ही एटम। जैसे ही क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, अब कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कहां, और अब कितने हो गए, पहले इतने एटम्स हो गए, हर एटम का 8 इलेक्ट्रॉन, सारे के क्या होंगे, एनर्जी अलग अलग होंगे। इसीलिए यदि यहां पे इंटरेक्शन होता है तो यहां कम इंटरेक्शन होगा, इसलिए बैंडविड्थ कम रहेगा। इसमें नंबर ऑफ एटम्स इसमें भी उतना ही रहेंगे, 1 मोल ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मोल मैंने कंसीडर किया है। अब ये लास्ट में है, तो हो सकता है इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन में भी ये स्ट्रेट लाइन रह जाए। लेकिन बाहर वाला में तो 100%। तो जो भी हम एनालिसिस करेंगे आउटर ऑर्बिट का, जो भी कंसीडर एनालिसिस करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम की जो बात करते हैं, वो किसका करते हैं हम लोग, आउटर ऑर्बिट का। सेकेंड ऑर्बिट उसके नीचे वाला में थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, तो लेकिन गैप कम हो जाएगा, नीचे वाला में
एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम एटम का हम लोग डिस्कशन किए कि एनर्जी डायग्राम कैसा रहेगा। बैंड गैप समझ में आया कि एनर्जी बैंड डायग्राम, बैंड गैप की मतलब क्या हो रहा है। अब तो ये तो सोडियम के बारे में हम लोग डिस्कस किया। अब सेम यही कॉन्सेप्ट सिलिकॉन के लिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए अब वहां पर क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये जो 1 मोल मैंने कंसीडर किया, वहां पर n एटम, बात बराबर, n इक्वल टू इतना मान लीजिए। 1 मोल के जगह एनसीईआरटी में क्या दे दिया है, सिलिकॉन का नंबर ऑफ एटम क्रिस्टल फॉर्मेशन होने पर n एटम है। n एटम, या इसको मैं बोलूं 6.02 इतना एटम, कुछ भी कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 2 मोल 3 मोल 4 मोल, यानी 8 एटम से एक्सप्रेशन उसको समझाया है। और कैसे वो डायग्राम को ड्रॉ किया, क्योंकि यहां पर एनर्जी डायग्राम जो होगा हर एलिमेंट का अलग अलग होगा, क्योंकि सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। तो कभी भी किसी भी आप कहोगे कि किसी भी एलिमेंट का एनर्जी डायग्राम सेम होगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। इसीलिए एनर्जी डायग्राम भी अलग अलग होगा। जो अब बुक्स में दिया हुआ है उसी को समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में सिलिकॉन के बारे में दिया है, राइट। तो एनर्जी डायग्राम अब हम लोग सिलिकॉन का कंसीडर करते हैं और कंसीडर करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि उसमें n एटम्स हैं, ठीक है बेटे। और उसका भी इसी तरह से डायग्राम बनाकर देखते हैं। उसी डायग्राम में हम सारे कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, सारे चीज को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ये मोस्टली बच्चा इसको छोड़ता है, समझ में नहीं आने के कारण मोस्टली। तो हम लोग अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं, ये तो मेटल की बातें किए, सेमीकंडक्टर जो हम लोग को प्योर पढ़ना है। सिलिकॉन एलिमेंट्स के एटम के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। व्हाट इज द एनर्जी डायग्राम। यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल n एटम्स सिलिकॉन का है, क्रिस्टल फॉर्म जब हो रहा है, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स, सोडियम में 1 मोल कंसीडर किए, यहां पर n एटम्स दे दिया। अब इसका एनर्जी डायग्राम क्या होगा, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स 14 होगा, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10, 12 और 3p2। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है, 2 2s का और 2 p का। बाकी का हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी डायग्राम का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर हो रहा है, आउटर ऑर्बिट पर, इसीलिए इसी को हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअल में कितना जगह है 3s और 3p मिलाकर, p में 6 और s में 2, 6 2 8 अवेलेबिलिटी है एटम्स का। नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल कितने हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी यानी जगह कितना है, खाली जगह, टोटल नंबर ऑफ जहां पर कि इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो कितना है, नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल 8। एक एटम की बात मैं कर रहा हूं, एक एटम की बात कर रहा हूं। यदि सिलिकॉन का एक एटम लेते हैं तो आउटर ऑर्बिट में कितने अवेलेबल जगह है इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करने के लिए, 6 p का और 2 s का, 8। n एटम होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8n जगह टोटल अवेलेबल। यदि n एटम होंगे, n एटम यदि होंगे तो टोटल अवेलेबल एटम्स 8n। अब 8n जगह में, 8n एटम में कितने, एक एटम में कितने थे, 8 वो लेवल था एनर्जी का, 8 लेवल।
जिसमें कि 4 फिल हो रहा था, 4 खाली था। 8 एटम कहने का मतलब इसमें कितने अवेलेबिलिटी थी? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 4 फिल था, 4 खाली था। यहां पर हम बोलते हैं कि एस में 2 था और पी में 2 था। लेकिन जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो हम क्या वहां देखते हैं, एस और पी दोनों इस तरह से ओवरलैप करते हैं कि वहां पर हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है एनर्जी डायग्राम में। एस पी दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। रियल में एक एटम जो हुआ तो क्या बोलेंगे, एस में 2 है और पी में 2 है, लेकिन जगह कितने दोनों मिलाकर 8 है। यानी एक एटम में एनर्जी लेवल कितने बनेंगे? यदि आउटर सेल की बात करें, यहां पर ये 3, ये एस है और ये मान लेते हैं पी है, 3p, ठीक है। तो यहां पर 3s में अवेलेबल कितने एटम है? 2n एटम। ये तो समझ में आ गया। s में 2 है तो n एटम है तो 2n अवेलेबल है, जिसमें कि दोनों का दोनों फिल हो गया है, 2n अवेलेबल है, जिसमें से कि 2n ऑक्युपाई कर लिया सारा जगह फिल। अब 3p वाला में क्या हो रहा है? टोटल अवेलेबल कितने हैं? 6n एटम, जिसमें से कि 2 फिल है, 4 खाली, 2 फिल है, 4 खाली है, 2 फिल है, 2n एटम फिल है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि टोटल 6 लेवल्स हैं, लेकिन वो सारे ऑलमोस्ट वो सेम ही रहते हैं, जिसमें कि 2 एनर्जी लेवल शो करेंगे, बाकी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका एनर्जी लेवल शो करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2n एटम्स हैं, 2n एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि दोनों को पाई किए हैं, दोनों का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एस ऑर्बिट, इसको डायग्राम में देखें तो क्या होगा, ये एस, ये 3s और 3p वाला यही हो गया। तो pxy, py, z, pz इनका भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हाँ, तो इसीलिए यहां पर ये स्टार्टिंग में हुआ, जब तक क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जब तक क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये है। अब क्या कर रहे हैं, यहां पर मेरा क्या है 1/r, और इधर एनर्जी डायग्राम। किसी सर्टेन पोजीशन पर क्या हो रहा है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। किसी सर्टेन पोजीशन पे क्या हो गया, मान लेते हैं किसी सर्टेन पोजीशन r0 पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होने से क्या हो गया, ध्यान से समझने का है कि यहां पर ये डायग्राम यहां तक स्ट्रेट लाइन पर गया। अब यहां पर क्या हो जाएंगे, ये ध्यान देने का है। 3s, इसमें कितने हैं, 2n एटम के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी को स्पेसिफाई करना होगा। जैसे n इक्वल टू मान लो 1 मोल हो गया, तो 2 इंटू 6.02 10⁻23, सारे के एनर्जी अलग अलग हो, यानी बैंड का फॉर्मेशन यहां होगा, यहां पर बैंड का फॉर्मेशन होगा, राइट। उसी तरह से अब इस बैंड में क्या ध्यान देना है भाई, 2 फिल हैं, 4 खाली है, 2 फिल हैं, 4 खाली है। ये मान लो 2n फिल हो गया, ये वैकेंट है, खाली है, वैकेंट है, ठीक से। और इस केस में क्या होगा, यहां पर ये एस का ड्रॉ किए, ये पूरा का पूरा फिल है, पूरा का पूरा फिल है, इसमें ये फिल है। अब क्या करें, और क्लोज ला, जैसे जैसे इधर जाने का मतलब क्या हो गया, एटम के न्यूक्लियस के बीच का स्पेस को हम कम करते जा रहे हैं। 1/r है ना, r क्या है क्रिस्टल में, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को बताता है। जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हो, क्या शो कर रहा है, एटम को आप क्लोज टू ईच अदर, बहुत आप धीरे धीरे नजदीक लेके आ रहे हो, नजदीक ला रहे हो, तभी तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ। और यदि इससे आगे बढ़ते मतलब और वेरी डेंस की है, वो सर्टेन पॉइंट पर मान लेते हैं कि और हम क्लोज पर यहां पहुंचे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है,
2p वाला भी और s वाला भी, ये क्या हो रहा है, ओवरलैप कर जा रहे हैं। ये इस तरह से, ये सारे के इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन और s वाले के दोनों इलेक्ट्रॉन सब नीचे में आ गए, टोटल का टोटल। किसी जब हम और ज्यादा क्लोज लाए तब ये सिचुएशन देखे। उसी तरह से ये क्या हो गया ऊपर, तो इसमें कितने आ गए, 4n इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी s और p दोनों ओवरलैप कर गए। s और p का एनर्जी ओवरलैप हो गया क्योंकि बहुत क्लोज आ गया, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। अब इसमें क्या हो गया कि जो p वाला भी था और s वाला दोनों एक ही स्लैब में आ गए और यहां पर गैप हो गया। ये कितने टोटल 8 है ना, 4, ये चारों खाली ऊपर चले गए, 4 खाली ऊपर और 4 ये इसका भी सारे 4 नीचे आ गए। और ये दोनों स्लैब के बीच में क्या देखा गया, गैप देखा गया एनर्जी का। इसी को हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं या फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसी को एनर्जी गैप, एनसीईआरटी में एनर्जी गैप दिया हुआ है, इसी को एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या हुआ, सटन जब बहुत क्लोज लाए तो हमने देखा कि एस और पी दोनों का एनर्जी सेम हो गया, हाइब्रिड ओवरलैप कर गए, तो नीचे में सारे के सारे एक जगह आ गए और खाली वाला सारा ऊपर आ गया और ये दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो गया, एनर्जी गैप, जिसको कि एनर्जी गैप हम लोग बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, राइट। अब मेटल जब होगा, ध्यान से देखने का, यही जब सोडियम मेटल था तो ये गैप 0 था। जब सोडियम मेटल था, जब मेटल था तब मेटल का सोडियम मेटल के केस में क्या हो रहा था कि ये Eg का वैल्यू 0 था, एनर्जी गैप, ये ओवरलैप कर गए थे, दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, कोई गैप ही नहीं था। सेमीकंडक्टर है तो गैप क्रिएट हो गया, इंसुलेटर होगा और गैप ज्यादा हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा गया है बाउंड्री, उससे कम होना चाहिए, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, यानी ये गैप जो हो गया, ध्यान देना है। गैप भी कैसे, ये इसका टॉप, ये एनर्जी जैसे जो ये एनर्जी जो वैल्यू होगा, यानी नीचे वाला जो फिल है बैंड, उसका मैक्सिमम एनर्जी मान लेते हैं ये भी फॉर एग्जांपल, और ऊपर वाला का जो मिनिमम एनर्जी लेवल है, दो बैंड हो गया ना, तो ये मान लो C, ये दोनों का डिफरेंस यानी एनर्जी गैप Eg इक्वल टू क्या होगा, EC माइनस EV, EC माइनस EV। अब EC EV भी बता देता हूं क्यों लिखा हूं ये कोड। मैं क्या देख रहा हूं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है चारों का चारों, वो कहां पे चला आया, इस पोजीशन, इस बैंड में, नीचे वाला में। तो जो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए ना, जिस बैंड में प्रेजेंट रहे, इस बैंड में प्रेजेंट है, तो बैलेंस से क्या हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से बैलेंस बैंड बन गया, तो इसको हम लोग बैलेंस बैंड बोलते हैं, जिसको कि शॉर्ट में CB। और जो खाली रहा, वैकेंट रहा, उसको हम लोग बोले कंडक्शन बैंड। ये खाली वाला को कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड खाली भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। अब देखो ध्यान देने की बात है, वो नाम कितने क्लिष्ट समझ के, कंडक्शन बैंड, CB इसीलिए इसको लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज किया, EC मींस कंडक्शन बैंड का एनर्जी, टॉप नहीं है, बॉटम देखना है। अच्छा, माइनस EV, ये क्यों लिया गया है, ध्यान से और समझने का है कि जो सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं, ये कोई करंट में इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा सेमीकंडक्टर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तब
इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो यदि इतना एनर्जी लेकर ये क्या करेगा, यदि से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेकर कितने के बराबर, Eg के बराबर, ये है, यही गैप है ना। इतना एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, वहां पर जगह खाली है, वो फ्री हो गया वहां पर। तो कंडक्शन बैंड के ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही करंट हमको सेमीकंडक्टर में देंगे, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, क्योंकि ये तो पूरी तरह से पैक है, मूवमेंट इनका आसानी से हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में फ्लो कराना होता है तो हम क्या करते हैं, यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आइदर टेम्परेचर इंक्रीज करके, और कितना, जो गैप है मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ये कूद के जंप के भाग गया कंडक्शन बैंड में, और वही करंट का आपको करंट का फिनोमेना देगा। बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कभी भी करंट में कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। राइट बेटे, क्लियर समझ में आ रहा है? तो कैसे कंडक्शन बैंड क्रिएट हुआ है, कैसे बैलेंस बैंड क्रिएट हुआ है, इस डायग्राम से एक क्लियर होता है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम को नीट एंड क्लीन कर लें। जो मेन मकसद क्या था आज के लेक्चर का, हमें सेमीकंडक्टर, मेटल और इंसुलेटर के लिए ये एनर्जी गैप कितना होगा, इसके लिए हमें समझना था कि बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। राइट, अब इसी डायग्राम को लिख लिया, मैं लिख लो बेटे। चलो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, किसके रेस्पेक्ट में, एनर्जी गैप के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है। एनर्जी गैप के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब वही डायग्राम जो था, डिफरेंस बिटवीन मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, किस पैरामीटर के बेस पर, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन रहेगा। आज के लेक्चर का समरी अप यही है जो कि पूछेगा। ये अब कंडक्टर हो गया, एग्जाम हो, कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो, कंडक्टर का मतलब मेटल, मेटल को ही कंडक्टर हम लोग बोलते हैं, मेटल को ही कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर हो गया। अब क्या देखे कि कंडक्टर के केस में जो हम लोग अभी एनर्जी डायग्राम ड्रॉ किए थे, वहां पर जो एनर्जी गैप जो दिखा रहे थे, तो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को, जैसे ये मान लो ये मेटल है, ये एनर्जी डायग्राम है, और दिस इज योर 1/r। अब सिंपली हम लोग सिर्फ कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड को शो कर रहे हैं। नीचे में जिसमें इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड का एनर्जी कम होगा, तो ये क्या हो गया, बैलेंस बैंड VB। ठीक है, इसके ऊपर अब मेटल के केस में क्या होगा कि ये Eg यहां पर एनर्जी गैप क्या होता है, 0, क्योंकि मेटल इज ए गुड कंडक्टर, मेटल इज ए गुड कंडक्टर। तो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बिना एनर्जी के ही वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, क्योंकि देयर इज नो एनी गैप, इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है।
क्योंकि एनर्जी डायग्राम में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर टच किए हुए हैं, और समटाइम्स वी कैन से ओवरलैप। तो हायर स्टडी में जब बीटेक में जाइएगा वहां बोलता है मेटल के बीच, मेटल का क्या है या कंडक्टर का कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर जाते हैं। जब ओवरलैप कर गए तो कोई एनर्जी दे, एनर्जी गैप जीरो, एनर्जी गैप जीरो। तो मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप क्या होगा? एनर्जी गैप दैट विल बी इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर इलेक्ट्रॉन को जंप करने दे, नो नीड टू, कोई भी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सारे के सारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन करंट कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है शुरू में? बैलेंस बैंड। इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन करंट कंट्रीब्यूट करेंगे। सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो रहा है बेटे? सेमीकंडक्टर के केस में हम क्या देख रहे हैं, जैसे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, उसका यदि एनर्जी डायग्राम को हम लोग देखें तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में गैप है। तो नीचे में अपना हो गया बैलेंस बैंड VB, और यहां पर ये हो गया कंडक्शन बैंड, और इसी गैप को EG बोलते हैं। यहां पर जैसे जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डायग्राम है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? बैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी, कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी का डिफरेंस, इतना ही एनर्जी लेके ना यहां से यहां जंप करेगा, तो जितना एनर्जी लेगा उसी को तो एनर्जी गैप बोल रहे हैं। मेटल के केस में 0 है, यहां पर डिफरेंस है। यहां कम से कम एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, इससे लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर। क्यों ये एनर्जी लेना पड़ रहा है? क्योंकि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन करंट कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। यहां पर देने की जरूरत नहीं थी, सारे तो ओवरलैप में ही थे, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड, लेकिन यहां गैप है। इलेक्ट्रॉन तभी होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होगा जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो उसके लिए उसको इजी एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। कभी डायग्राम में दे देगा, ये यहां पर दे दिया मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर दे दिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइक दैट। व्हाट इज द एनर्जी गैप? तो ये ध्यान देना है, एनर्जी गैप कैलकुलेट करते समय बैलेंस बैंड का मैक्सिमम और कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी, यानी एनर्जी गैप का फॉर्मूला अपना क्या हो गया? यदि ये VB V से डिनोट करूं और ये C से डिनोट करूं तो EG इक्वल टू EC माइनस EB, राइट बेटे। अब यहां पर यदि हम सिलिकॉन मटेरियल लेते हैं, क्योंकि हर मटेरियल के लिए एनर्जी गैप प्री डिफाइंड है, प्रैक्टिकली वो डाटाबेस आया हुआ है। सिलिकॉन मटेरियल होगा, ये सब डाटा को याद रखना है। सिलिकॉन मटेरियल के लिए एनर्जी गैप जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम जब होगा उसके लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 या 74 भी दिया रहता है, देख लेना बेटे, 0.7 लिखना जरूरी है, जैसे जो एनसीईआरटी में दिया होगा उसको आप यूज कर लीजिएगा, राइट। तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.74 या 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दिया रहेगा, ठीक है। अब इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर के केस में हम क्या जानते हैं? करंट का फ्लो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही नहीं जाएंगे, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। यहां पर जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये एनर्जी वर्सेस 1/r, तो ये हो गया आपका बैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर के केस में EG का वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे डायमंड सब के लिए है, डायमंड भी आपका इंसुलेटर है, EG का वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से अब कोई इलेक्ट्रॉन ही इसमें नहीं जंप कर पाएगा, एनर्जी इतना ज्यादा है।
तो जब तक बाय कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। ये गैप टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एनर्जी गैप डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर बढ़ाने से ये गैप डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से Eg का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एनर्जी गैप डिक्रीजेस, एनर्जी गैप डिक्रीजेस। इसका भी फॉर्मूला है, बीटेक में पढ़ना है, E नॉट E टू पावर माइनस KT अपॉन समथिंग है एनर्जी गैप का, जो टेम्परेचर से रिलेशन से है, आप लोग को जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। तो इस तरह से अपना एनर्जी बैंड डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग पी टाइप एन टाइप हल करेंगे बेटे। पी टाइप एन टाइप कंप्लीट होते ही ज्यादा कहानी कुछ नहीं है, पी टाइप एन टाइप में ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन इससे श्योर शॉर्ट रहते हैं और गलत होने के कुछ चांसेस ही नहीं है। डायोड ये सब जितने हैं स्लाइटली उसको करते हुए चलेंगे हम लोग, 2-3 दिन में कोशिश करते हैं सारे को निपटा के काम खत्म।